एक बीमारी का नाम आपने हाल ही में सुना होगा, निग्लेरिया। और अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले लाहौर में इसका पहला पेशेंट फौत हो गया है। पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 150 मरीज तशखीस हुए हैं इस बीमारी के, और उनमें से कोई भी नहीं बचा। मैं आपको मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि ये बीमारी पाकिस्तान में नहीं थी। ये अमूमन वेस्ट की बीमारी है, मगरबी ममालिक में होती है। और ये इसकी जो बुनियादी वजह थी वो स्विमिंग, यानी स्विमिंग पूल्स में तैराकी थी। अच्छा, जिस पानी में ये जरासीम होता है, ये पानी बिल्कुल साफ पानी होता है। इतना साफ पानी होता है कि आप उसको पी सकते हैं। मगर ये पानी जिसमें ये जरासीम होता है, ये जब नाक में जाता है तो आपके जो लोग मेडिकल से वाबस्ता है उनको पता है कि नाक की हड्डी में एक रास्ता होता है जिसके जरिए से वो दिमाग में जा सकता है, एथमॉइड बोन। और जब वो दिमाग में जाता है तो मुख्तसर ये कि दिमाग को खाना शुरू कर देता है और फिर आदमी नहीं बचता। अगर इस बीमारी की कोई भी बचत हो सकती है तो वो बचत सिर्फ प्रिवेंशन है कि इससे बचाव के कुछ इकदाम किए जाएं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हुए हैं, सवाए 2 लोगों के, बाकी कोई भी ऐसा नहीं था जो स्विमिंग बाकायदगी से करता था। फिर ये पानी और ये कैसे उनके नाक तक पहुंचा। एक ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम वुजू करते हैं और वुजू के जरिए भी नाक में पानी डालते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो पानी जो इन्फेक्टेड हो हमारे नाक के जरिए से यहां से ऊपर चला गया हो? तो इस सिलसिले में मैं जब इसके बारे में मजीद गौर कर रहा था तो मेरा बहुत ही अजीज दोस्त, बहुत ही प्यारा भाई और पाकिस्तान के शुरू के चेस्ट सर्जन्स में से एक प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन खान, जो कि निश्तर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो वो अपने चैनल पर इस तरह की बीमारियों के बारे में बहुत सी वीडियोस डालते रहते हैं। और हाल ही में जो वीडियो मैंने देखी उनकी निग्लेरिया के बारे में, वो बहुत ही मुकम्मल वीडियो थी और जिसमें इससे बचाव की तमाम तदाबीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान की गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उनके चैनल का लिंक मैं नीचे दे देता हूं, और उनके चैनल पर और भी बहुत सी समाजी मामलात में और इखलाकी मामलात में और हेल्थ के बारे में और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और अवामुन्नास क्या हिफाजती तदाबीर बीमारियों से बचने के लिए कर सकते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही मुफीद वीडियोज़ होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनका चैनल जो है वो मैं उसका लिंक भेजता हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार टॉक्स के नाम से है, तो वो आप ज़रूर उसको देखिए। खासतौर पर ये जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया है इसको ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मसले का जिक्र करते हैं और ये मसला मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, और ये वाकई में बड़ा खतरनाक मसला हो गया है। नाक के जरिए अगर आप वजू करते हैं, आप नहाते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो आप को नहीं पता कि वो पानी के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जिसको निग्लेरिया कहा जाता है, और वो निग्लेरिया दिमाग को खाना शुरू करता है। ये सद तक खतरनाक होता है कि इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, और इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये अब तेजी के साथ फैलना शुरू हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर मैं और आप वजू करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वहां पर किस तरह के जरासीम वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये किस हद तक खतरनाक, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर एलम्स के और निगरां वजीर सेहत पंजाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, ये निग्लेरिया जो मैं भी सुन रहा हूं, अभी एक बच्चे की मौत हुई, 21 साल का बच्चा था, स्विमिंग पूल में गया, वापस आया, बुखार हुआ, उसको 10 दिन हॉस्पिटल में शायद गालिबन एडमिट किया कराची में, और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। सर इससे बचाव मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। ये एक इंतहाई मोहलिक बीमारी है और निग्लेरिया फॉली इसको कहते हैं, और ये वायरस नहीं है, ये एक अमीबा है, यानी एक जरासीम है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये नाक के जरिए अंदर जाता है और फिर दिमाग पे असर करता है और दिमाग को ये खाना शुरू करता है। ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका फिर पैन अमीबिक एनसेफेलाइटिस PAM कहते हैं, पैन अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस, यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है।
और उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में अमवात हो जाती हैं, 95% केसेस में। अच्छा। और ये मर्दों को ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग मर्द ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं नहर में या दरिया की तह में नहाने का या स्विमिंग पूल्स हमारे माशरे में। और इस तरह जैसे आपने कहा, इससे बचाव जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खामखा आप पानी जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं उसमें नहीं नहाएं, खासकर इस तरह के जो घर के अंदर पानी आता है उसके बारे में भी श्योर नहीं होता। देखिए, उसमें आप श्योर इसलिए हो सकते हैं कि हमने अलर्ट जब लाहौर में भी एक केस हुआ और उस बच्चे की भी डेथ हो गई, हालांकि उसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी कि वो कहीं स्विमिंग पूल में नहाया हो या नहीं नहाया हो। अगर नहाया होते हैं तो उसके 5वें छठे दिन इसकी अलामात जो बुखार और वॉमिटिंग और पेट में दर्द और जो शुरू होता है और बाद में गनूदगी तारी हो जाती है। अच्छा। और गर्दन भी सख्त होनी शुरू हो जाती है। और इसमें घर में जो पानी जैसे हमने इधर वासा जो कम से कम पंजाब में है, उनको हमने उसी दिन एक अलर्ट जारी किया था जब पहला केस इधर रिपोर्ट हुआ, और उनको कहा कि इसमें क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन का ऐड करना बहुत अच्छा है। और वो थोड़ा बहुत ऐड कर रहे थे 0.25 पर लीटर, लेकिन इसमें जो हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि ये केसेस हो रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर कराची के या बाकी जगहों के लोग श्योर नहीं है कि क्लोरीनेशन हुई है कि नहीं, तो खुद क्लोरीनेशन कर लें। उसकी टैबलेट मिलती है, वो उस पर मिलीग्राम भी लिखा होता है। अगर पहले से क्लोरीनेशन हुई और हम दोबारा से मेडिसिन डाल रहे हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कि एलर्जी कभी कभी 1 in 20,000 हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। उसको पिया भी जा सकता है पानी को, क्लोरीन इज हार्मलेस। और अगर क्लोरीन इसका हल है कि क्लोरीनेशन, अब वो ये जौहर या ये जो दरिया की तय हैं या नहरों की तय हैं, वहाँ तो बहुत मुश्किल होगा क्लोरीनेशन करना। लेकिन स्विमिंग पूल्स वगैरह में इजी है। और अगर फिर भी ये स्विमिंग का बहुत शौक रखते हो तो फिर नेजल क्लिप मिलता है, जैसे चुंटी होती है, वो लगा ली जाए ताकि नाक के जरिए, वो मुंह के जरिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, टाइम की किल्लत है सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये किसी के चला जाता है अंदर नाक के जरिए, तो सर फिर उसके बाद कोई क्योर नहीं है इसका? क्योर है, ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि 90 से 95% शरह अमवात है इसकी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डोज में गया, क्या हुआ। और उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सर अगर रोजाना स्टीम का इस्तेमाल करें तो उससे फर्क पड़ता है? नहीं, उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है कि नोज में आप कोई स्प्रे भी कर लें या स्टीम कर लें, उसका कोई देखा नहीं गया कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्लोरीनेशन मेन है और उसके बाद अवॉइडेंस है कि आप अनसर्टेन सोर्सेज पे अवॉइड करें, एक्सपोज नहीं करें। ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत आपने मुफीद टिप्स दी हैं। ख्याल रखें उस जगह पर ना जाएं जहां पर आपको श्योर ना हो कि भाई यहां पर पानी सेफ है या नहीं है। घर के जो टैंक्स हैं उसमें भी क्लोरीन। सर्विसेज हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं डॉक्टर अली चट्टा साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये एक नया वायरस निगलेरिया आया है जी आपके हॉस्पिटल में, उसका मरीज़ भी आया और एक नई किस्म का वायरस हमें हमारी जनरेशन को तो सुनने को मिला है। वैसे अभी पहले मेरी अजमत साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि ये 1965 में ऑस्ट्रेलिया में ये आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले। इसके सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा। जी मैं आपकी पहले ज़रा थोड़ी सी करेक्शन करता जाऊँ। बेसिकली ये निगलेरिया जो है वायरस नहीं है, ये अमीबा है। ओके, अमीबा क्या होता है ये बताइएगा। अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ओके। ठीक है, इसे किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है परवान चढ़ने के लिए, परवरिश पाने के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ओके। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स यूजली हमारे पास तब आते हैं 5 से 6 दिन इन्फेक्शन के बाद। पेशेंट को सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसकी गर्दन में कड़ाव हो जाएगा, उसको डबल VN यानी देखने में मसला होना शुरू हो जाएगा और सवेयर हेडेक होगा। ये इसके मेनली जो सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और कुछ पेशेंट्स में इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है कि पेशेंट जो है बेहोशी या मदहोशी की हालत में चला जाता है। ओके। तो ये डॉक्टर साहब ये सबसे पहले ये बताइएगा, ये तो आपने इसके सिम्टम्स बता दिए हैं, इसका टेस्ट भी कोई है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये है
है मतलब अमीबा जो आप बता रहे हैं, यानी ये निगलेरिया है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसका इनिशियल टेस्ट तो हम PCR किट पे भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो है CSF कल्चर किया जा सकता है, आपके रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसमें टेस्टिंग की जा सकती है। वो उसका डेफिनेट टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये डॉक्टर साहब जो मरीज़ आया था वो किस हालत में था, आपने जब उसे देखा, मतलब क्या सिचुएशन क्या थी? लेकिन जब मरीज़ हमारे पास आया तो वो ऑलरेडी नीम मदहोशी या बेहोशी की हालत में था और उसको झटकों के भी कुछ एपिसोड्स हुए। तो हमारे पास बेसिकली ये म्यू हॉस्पिटल से रेफ़र हो के आया पेशेंट। तो उसका जितना मैक्सिमम हो सका हमारे डॉक्टर हजरात ने, हमारे नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने अपनी पूरी कोशिश की उसके लिए। लेकिन चूँकि ये इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया अमीबा भी कहा जाता है कि ये वायरस जाके आपके दिमाग पे असरात करता है, आपके जिसे हम मनिंजो एनकेफेलाइटिस एक मेडिकल टर्म है कि जो दिमाग का जो बेशतर हिस्सा होता है उसे ये वायरस जाके मुतासर करता है, इन्फेक्शन और उसकी सोजिश करता है। उस वजह से मरीज़ जो है वो अपना GCS यानी नॉर्मल जो अपना कंट्रोल है वो लूज़ कर देता है, नीम बेहोशी की हालत में चला जाएगा, झटके लगेंगे, बुखार, गर्दन में अकड़ाव, ये सारे सिम्टम्स आएंगे उसमें। और इसमें जो है रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, 97% मोर्टेलिटी रेट है। इसका मतलब है कि 100 में से 97% लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाएंगे। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब ये आपके पास मतलब जब वो आया था मरीज़, वो नीम बेहोशी की हालत में था, आपने बताया आते साथ मतलब वो पहले कहीं और से होके आया था या डायरेक्ट आपके पास आया, और आने से पहले उसको पता था कि वो जिस बीमारी में मुब्तला हो चुका है? नहीं, आने से पहले तो देखें हम मरीज़ को जब हमारे पास वो प्रेजेंट किया तो वो अपने एक मखसूस साइंस एंड सिम्टम्स के साथ, अलामात के साथ आता है। आगे फर्दर उसकी टेस्टिंग की जाती है। मेडिकल में हमेशा 2, 3, 4 मुख्तलिफ बीमारियों के सेम लाइन पे उनको चला जा रहा होता है। मतलब आप ये कह लें कि शुबा होता है 3, 4, 5 बीमारियों का, तो उनको आगे से हमने रूल आउट करना होता है, वो फर्दर टेस्टिंग के ज़रिए होता है। तो जब हमारे पास प्रेजेंट किया तो उसमें हमारे पास सिंपल जो है आप कह लें कि गर्दन तोड़ या सर तोड़ बुखार जो है वो भी हो सकता था, या आप एपिलेप्सी या मिर्गी का मरीज़ उसकी शुबा भी हो सकता था। लेकिन जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो उसमें फिर निगलेरिया का हमारे पास अमीबा डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर साहब वो ये आपको क्या लगता है मतलब किस वजह से हुआ था? क्योंकि अब भी जो सोशल मीडिया पे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितनी भी खबर आ रही है ये आ रही है कि स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से उसमें ये वायरस आया था। आपको क्या लगता है हकीकत है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। ये किसी भी फ्रेश वाटर जो भी चलता हुआ ताज़ा पानी है, उसमें लेक्स आ जाएँ, उसमें नहरें आ जाएँ, उसमें स्विमिंग पूल, हाँ जी, ख़ास तौर पे वो स्विमिंग पूल जिनमें क्लोरिनेटेड वाटर नहीं है। किसी भी स्विमिंग पूल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड होनी चाहिए ताकि उसमें इस तरह के कोई भी अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस ना पनपने पाए। तो उसमें एक सर्टेन बल्कि गाइडलाइंस भी हैं जिसमें एक अमाउंट होती है स्पेसिफिक, उतनी मिकदार में उसमें क्लोरीन होना चाहिए। तो आजकल आप देखें लाहौर में भी ख़ास तौर पे बहुत से लोग नहर में नहा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे स्विमिंग पूल्स हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, जहाँ पे प्रॉपर कोई SOPs या चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो इस वजह से माइट भी वो उसने एक्वायर किया हो। आजकल जैसे डॉक्टर साहब ये बारिशों का सीज़न है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, ये भी नुकसानदेह है इस वायरस इस निगलेरिया के हवाले से? नहीं, देखिए निगलेरिया जो है उसने पीने के थ्रू वो आप वायरस जो है नहीं इन्फेक्शन करेगा। निगलेरिया जब भी हम एक्वायर होगा वो वाया नेज़ल पाथवे या हमारे नाक के रूट के थ्रू ऊपर दिमाग में जाएगा। जो हमारे सूंघने वाली शरियाने हैं या नर्व्स हैं उनकी जो शीत है उसके अंदर ये घुसता है और वहाँ से घुस के फिर ऊपर दिमाग तक जाता है। वही यानी ये बारिश का पानी जैसे पूरे शहर भर में, आपको पता है लाहौर में बारिश होती है, शहर भर में खड़ा हो जाता है। नहीं, इसके साथ डायरेक्टली लिंक उस तरह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि बारिश के पानी में कोई भी इंसान नहाएगा तो नहीं, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे हो सकता है जहाँ पे आपका डायरेक्ट नेजल कांटेक्ट हो या आपके मुंह वाला हिस्सा जो है वो पानी के साथ इन कांटेक्ट आए। वुजू के हवाले से क्या ख्याल है? बिल्कुल, ये इवन टैप वाटर्स में भी ये ट्रैवल कर सकता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये है मैन मेड है, मतलब लैब मेड है या नेचुरल है? नहीं, ये तो नेचुरल अमीबा है। नेचुरल है बिल्कुल, मतलब ये इंसानी शक्ल में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब 1965 में ये आया था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आ गया। ये फैलता किस तरह है? क्योंकि ये बात मैंने आज़मत से भी पूछी थी, ये असल कंसर्न ये है, मेरा भी ये, ऑडियंस का भी ये, इसी बात से डर रहे होंगे। फैलता किस तरह है? देखिए, ये आप जिस तरह 1965 का हवाला दे रहे हैं, हम यहाँ आने से बहुत पहले, इवन 1965 से पहले भी बहुत से केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हो चुके हैं। आपने जैसे ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया, सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में इसके डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं वो अमेरिका में हैं। हाँ जी, तो जब भी कोई ऐसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री किसी की होगी, कोई यहाँ से उधर गया या उधर से यहाँ आया, तो इसमें जितने भी वायरसेस, बैक्टीरियाज जो हैं वो एक
शेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका से या किसी ऐसे शहर से जहाँ पे ऑलरेडी ये अमीबा था बहुत ज़्यादा, निग्लेरिया बहुत ज़्यादा था, वो यहाँ से वहाँ से उसने किसी भी दूसरे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में ट्रैवल किया है तो उसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ आके स्प्रेड किस तरह फिर होता है? देखिए स्प्रेड तो फिर फ्रेश वाटर के थ्रू ही होगा ना। नहीं, यानी पर उस इंसान से फ्रेश वाटर में किस तरह जाएगा? पर्सन टू पर्सन ही है। देखें अगर एक इन्फेक्टेड बंदा है वो स्विमिंग करने जाता है तो वहाँ से उसको जो है वो शट ऑफ कर सकते हो। वो सारा पानी उसकी वजह से ख़राब हो सकता है। तो ये टैप वाटर्स में भी उसके अलावा ये जो अभी एडवाइजरी आई थी, हेल्थ एडवाइजरी, उसमें ये कहा गया था कि पानी की टंकियाँ भी बार बार मुतअद्दिद बार जो है ना आपने वॉश करवानी है, उसमें भी पता नहीं क्लोरीन ऐड करनी है या नहीं, तो ये पानी की टंकियों में भी पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यानी इसका फिलहाल हल कोई नहीं है। और मेडिसिन इसकी कोई है? इसका हल यही है कि आप कोशिश करें कि पीने के लिए ख़ास तौर पे बॉइल्ड वाटर या मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जो अगले 4 महीने हैं सितंबर अक्टूबर तक, ये इन्हीं 4 महीनों में क्योंकि टेम्परेचर ऐसा फेवरेबल होता है इसके पनपने के लिए, तो इन 4 महीनों में हमें ख़ुसूसी तौर पे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ओके इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, आप खिदमत कर